आप अगर हिस्ट्री में इतना सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, सम्राट अशोक का नाम और जूलियस सीजर का नाम। प्राचीन काल में एक तरफ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वहां पर खड़ा था मौर्यन एम्पायर, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट हुए। तो वहीं दूसरी तरफ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप का रोमन साम्राज्य। यहां पर जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसे राजाओं ने अपनी ताकत से मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को घुटनों पर ला दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि दोनों में से कौन सा एम्पायर ज्यादा महान था, ईस्ट का मौर्यन एम्पायर या फिर वेस्ट का रोमन एम्पायर? ये दोनों ही साम्राज्य एंशिएंट दुनिया के अपने अपने टाइम पीरियड के सुपर पावर थे। दोनों ने अपने दौर की कई चीजें बदली, फिर चाहे वो आर्ट हो, संस्कृति हो, पॉलिटिक्स हो, इन सबको नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य ने जहां पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह जोड़ा, तो वहीं रोमन एम्पायर ने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में इतना बड़ा जाल बुना कि उसे बाद में इटर्नल एम्पायर यानी शाश्वत साम्राज्य कहा गया। यानी दोनों ही साम्राज्यों को उनके समय के पीक पर महानतम कहा जा सकता है। जरा सोचिए कि अगर आप 250 ईसा पूर्व या 100 ईस्वी में खड़े होते तो दुनिया के नक्शे पर दो जगह आपकी नजरें टिकती, पाटलिपुत्र और रोम। दोनों अपने अपने टाइम के सबसे ताकतवर साम्राज्य थे। तो आज हम इस वीडियो में एक एक पहलू लेकर देखेंगे कि कौन ज्यादा बड़ा विजेता था, किसका प्रशासन ज्यादा इंपैक्टफुल था, किसकी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत थी, किसका कल्चर और किसकी आइडियोलॉजी ने दुनिया को ज्यादा प्रभावित किया। और आखिर में इन सभी चीजों को देखते हुए हम तय करेंगे कि इतिहास की कसौटी पर कौन ज्यादा महान साबित हुआ, मौर्य साम्राज्य या फिर रोमन साम्राज्य। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो भारत के सबसे नामी मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के मगध से। 4वीं सदी ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सिकंदर के भारत पर हमले के बाद का जो काल है, उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध महाजनपद के राजा घनानंद को हराया साल 322 ईसा पूर्व में, और मौर्य साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी। असल में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना अपने आप में एक हिस्टोरिकल घटना थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रल सत्ता उभर रही थी। इस सत्ता की राजधानी थी पटना, जिसे तब पाटलिपुत्र कहा जाता था। मौर्यों ने पाटलिपुत्र से लेकर उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। इतिहासकार रोमिला थापर के हिसाब से मौर्य साम्राज्य इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला ऐसा पॉलिटिकल ढांचा था जिसने कई अलग अलग संस्कृतियों और क्षेत्रों को एक साथ लाने की कोशिश की। इससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया एक ही झंडे के नीचे यानी मौर्य झंडे के नीचे लाया जा सका। अब दोस्तों, ये तो छोटा सा इंट्रो है मौर्यन एम्पायर का। आगे और भी बातें आपको पता चलेंगी इस एम्पायर से जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं रोम साम्राज्य पर। वो कैसा एम्पायर था? तो रोम साम्राज्य की जो कहानी है वो मौर्यों से लगभग 2 शताब्दी बाद शुरू होती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में रोम केवल एक छोटा सा शहर था। इस शहर पर एक राजा राज करता था, लेकिन 509 ईसा पूर्व में रोमन लोगों ने अपने राजा को ही हटा दिया और यहाँ पर एक नया सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम को कहा गया रोमन रिपब्लिक, यानी कि रोम का कामकाज कोई राजा नहीं, अब एक सीनेट और मजिस्ट्रेट मिलकर चलाने लगे थे। शुरुआती सदियों में रोम जो था वो केवल इटली के आसपास ही अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पड़ोसियों को जीतना शुरू किया। नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद कार्थेज एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई प्यूनिक जंगों के चलते रोम मेडिटेरेनियन सी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन जैसे जैसे रोम बड़ा हुआ, उसकी पॉलिटिक्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। इसी कॉम्प्लेक्सिटी से एक नाम निकलकर सामने आया, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, बल्कि वो एक करिश्माई नेता भी थे। उन्होंने आज के फ्रांस, जिसको तब गॉल के नाम से जाना जाता था, उसको जीत लिया और रोम के बॉर्डर को इन्होंने काफी आगे तक फैला दिया। लेकिन सीजर की जो एम्बिशन थी वो बहुत ज्यादा थी, और उनकी बढ़ती एम्बिशन के चलते 44 ईसा पूर्व में उनकी हत्या हो गई। सीजर की मृत्यु के बाद रोम में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसी स्ट्रगल के बाद में उभरते हैं ऑक्टेवियन, जिन्हें आगे चलकर ऑगस्टस सीजर कहा गया। इन्होंने 27 ईसा पूर्व में रोमन रिपब्लिक को ही खत्म कर दिया और खुद को प्रिंसेप्स यानी पहला नागरिक घोषित किया।
यहीं से शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य की। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो रोमन साम्राज्य कई फेजेस से होता हुआ एक एम्पायर बना। इस तरह आपको समझ आया होगा कि ये दोनों ही साम्राज्य, जो साम्राज्य बनने का इनका रास्ता था, वो काफी अलग अलग थे। एक ने पहले से मौजूद राजवंश के विरुद्ध लड़ाई लड़कर एक दूसरे साम्राज्य को स्थापित किया, भारत को एक किया। तो दूसरी ओर रोम में इंटरनल क्राइसिस और गणतंत्र की कमजोरी के चलते एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश हुई। एक ने विभाजित भारत को एक किया तो दूसरे ने बिखरे हुए इटली और भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरेनियन सी को अपने कंट्रोल में किया। लेकिन सवाल है कि बड़ा और ताकतवर कौन था? इसके कंपैरिजन के लिए अब हम कुछ और बातों पर भी नजर डालते हैं। बात करें अगर मौर्यन साम्राज्य के एक्सपेंशन की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही मौर्य एम्पायर का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। लेकिन इस विस्तार को असली तस्वीर देने का काम किया गया अशोक द्वारा। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था और उनको हराकर अफगानिस्तान और आज के बलूचिस्तान के आसपास तक अपनी बाउंड्री खड़ी की, तो वहीं अशोक के टाइम पीरियड में उत्तर में कश्मीर से लेकर नेपाल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर ईस्टर्न बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य को फैलाया। अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि यह करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता था। यह एरिया औरंगजेब के साम्राज्य से भी ज्यादा बड़ा था, जो कि मिडिवल इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। अशोक ने सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी साल 261 ईसा पूर्व में। इस लड़ाई को कलिंग की लड़ाई कहा जाता है, आपको पता ही होगा। अशोक के शिलालेख के हिसाब से इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैदी बनाए गए और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इस लड़ाई में इतनी हिंसा हुई कि अशोक ने हथियार छोड़ दिए और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। इसके बाद इन्होंने धम्म विजय का मार्ग अपनाया। अशोक ने धम्म विजय यानी मोरल और कल्चरल एक्सपेंशन की नीति अपनाई। इन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब जगहों पर पहुंचाया। इस तरह अशोक ने मोरालिटी को अपने किंगशिप में शामिल किया। उधर रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार सम्राट ट्रोजन यानी 98 से लेकर 177 ईस्वी के बीच में होता है। ट्रोजन एक सैनिक सम्राट थे और इन्होंने रोम को उसके पीक बॉर्डर तक पहुंचाया। इसके टाइम पर रोमन एम्पायर जो था वो नॉर्थ में डेशिया यानी आज के रोमेनिया तक, और फिर ईस्ट में ट्रोजन ने पर्थियन साम्राज्य पर हमला करके और मेसोपोटामिया तक अपनी पहुंच बनाई। साउथ में इजिप्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका पहले से रोम के कंट्रोल में थे, तो वहीं वेस्ट में स्पेन, गॉल यानी फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल तक रोम का कब्जा हो गया। साल 117 ईस्वी में ट्रोजन का साम्राज्य 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। इसकी सीमाएं जो थी वो ब्रिटेन से लेकर अरब सागर तक और स्पेन से लेकर कॉकेशस की पहाड़ियों तक पहुंचती थी। ये पूरा एरिया भी करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ही पड़ता था, जो कि मौर्य एम्पायर के आसपास का ही एरिया था। लेकिन अगर इसका फैलाव आप मैप पर देखेंगे तो आपको ये देखने में ज़्यादा नजर आएगा। इस तरह से अगर देखें तो रोम का जो एक्सपेंशन है वो मेनली सैन्य शक्ति और एक राजनीतिक प्रशासन पर आधारित था। जबकि अगर मौर्यों का विस्तार देखा जाए तो अशोक तक आते आते ये एक मोरल पावर और कल्चरल एक्सपेंशन का रूप ले चुका था। अब देखिए, एक साम्राज्य में विस्तार अच्छा खासा किया जा सकता है, लेकिन साम्राज्य को अंदर से मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो शासन व्यवस्था जिससे कोई एम्पायर चलता है। तो आइए अब देखते हैं कि दोनों ही एम्पायर्स के बीच में गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन का कितना अंतर था। सबसे पहले अगर हम मौर्य साम्राज्य को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पाटलिपुत्र से अपना शासन शुरू किया तो इन्होंने प्रशासन को कई विभागों में बांटा। हर जिले का मुखिया जनपद अधिकारी था जो टैक्स इकट्ठा करता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था और किसानों की देखरेख करता था। शहरों का सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। पाटलिपुत्र जैसे शहर में नगरपाल और परिषद होती थी जो बाजार के साथ साथ ट्रेड, सड़क और वाटर के निकासी पर भी अच्छी खासी नज़र रखती थी। इसके साथ ही अशोक के टाइम पर धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इनका काम सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं था, बल्कि जनता की भलाई और लोगों को मोरल एजुकेशन देना भी था। एक तरह से ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे जो समाज के हर तबके, हर वर्ग तक सम्राट का संदेश पहुंचाते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की खासियत ये थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम था। इसमें सम्राट सबसे ऊंचा होता था, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी
और एक बेहद बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के जरिए पूरे एम्पायर का शासन चलता था। यह साम्राज्य प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को जिलों और फिर गांवों में बांटा जाता था। इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डायरेक्टली कैपिटल यानी राजधानी से कंट्रोल किया जाता था। तो ये तो हो गया मॉडर्न सिस्टम। अब आते हैं रोम पर। रोम का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉडर्न एम्पायर से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में रोम रिपब्लिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, यानी वहां जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स एक सीनेट चलाते थे, सब मिलकर फैसले लेते थे और सभी मिलकर कानून बनाते थे। इन्हीं लोगों का काम टैक्स कलेक्ट करना भी था। लेकिन टाइम के साथ सम्राटों ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। हालांकि जैसे मौर्य काल में सम्राट या एम्परर सबसे बड़ी ताकत होते थे, उससे अलग रोमन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी ताकत थी रोमन लॉज। आज भी पूरी दुनिया के मॉडर्न कानून कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के कानून से प्रभावित है, अफेक्टेड है। रोम ने सबके लिए समान कानून का विचार दिया ताकि लोग मनमानी से ना चलें। इनका स्टेट लेवल पर गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हर प्रोविंस का अपना एक गवर्नर होता था जो टैक्स वसूलने से लेकर रोमन एम्पायर की पॉलिसीज़ को लागू करने तक का काम करते थे, उसको मैनेज करने का काम करते थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि कई बार ये गवर्नर भ्रष्ट हो जाते थे और जनता पर अत्याचार भी इनके करने के केसेस सामने आते थे। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम में भी रोम काफ़ी आगे था। वहाँ डायरेक्ट टैक्सेस यानी ज़मीन पर लगने वाले टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी ट्रेड पर लगने वाले टैक्स दोनों ही मौजूद थे। लेकिन इसके साथ ही रोमन इकोनॉमी बड़े पैमाने पर स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी। रोम के किंग्स या एम्परर्स जो भी जगह जीतते थे, वहाँ से लाखों गुलामों को लाकर उनसे खेती कराई जाती थी। घरों में नौकरों की तरह उन्हें रखा जाता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो मौर्य एम्पायर बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था, जबकि रोमन एम्पायर काफ़ी हद तक कानून बेस्ड था और मॉडर्न एम्पायर की तरह ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं था। अब आते हैं दोस्तों उस पहलू पर जिसके बिना कोई भी साम्राज्य अपने आप में मजबूती नहीं पा सकता। विस्तार के बारे में इसके बिना कोई भी साम्राज्य नहीं सोच सकता। जी हाँ, अगर आपने गेस कर लिया है तो सही गेस कर रहे होंगे। मौर्य साम्राज्य और रोमन एम्पायर की इकोनॉमी की हम बात करने वाले हैं। असल मायनों में किसी साम्राज्य की रीढ़ उसकी इकोनॉमी होती है। अगर खजाना भरा हुआ है, अनाज के गोदाम अच्छे खासे सेफ हैं, ट्रेड के रास्ते खुले हुए हैं और अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो साम्राज्य की नींव मजबूत रहती है और एक्सपेंशन भी होता है। इस मामले में मौर्य और रोमन दोनों अपने अपने ढंग से दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्य बने। सबसे पहले बात करूं मौर्यन एम्पायर की, तो इनकी इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर। अब क्योंकि मौर्यन साम्राज्य के कंट्रोल में था पूरा गंगा का मैदान, जहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, साथ ही साथ मानसूनी बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य में बड़े पैमाने पर खेती हो रही थी। इस खेती की मदद से अच्छा खासा टैक्स मिलता था राजा को, जिसके दम पर वो बड़े पैमाने पर अपनी सेना खड़ी कर पाए। और इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने इसी खेती के दम पर शहरों का भी अच्छा खासा विकास किया। हर गांव में टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी होते थे। औसतन किसान को अपनी उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब क्योंकि खेती बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, इसी वजह से मौर्य राजाओं ने इसके लिए सिंचाई और नहरों के निर्माण पर खूब जोर दिया। अगर आप मौर्यन एम्पायर के टाइम पर देखें तो सुदर्शन झील जो है, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इस तरह की झीलों और नहरों का मकसद ही यही था कि सूखे में भी फसल की बर्बादी ना हो। यही वजह है कि खेती खूब फली फूली, लेकिन खेती इतने बड़े एम्पायर को अकेले नहीं संभाल सकती थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यन इकोनॉमी का ट्रेड भी था। असल में मौर्यन एम्पायर सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। चीन से रेशम, घोड़े और धातुएं आती थी, जबकि भारत से कपास, मसाले, हाथी दांत और कई कीमती पत्थर एक्सपोर्ट होते थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन जैसे बहुत शहर थे जो ट्रेडिंग सेंटर थे। सी ट्रेड भी अच्छा खासा होता था। भारत से साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका तक जहाज जाते थे। विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज जो भारत आए थे। उन्होंने लिखा था इस बारे में कि भारत के बाजारों में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और लोग दूर दराज से इसे खरीदने भी आते थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर और ट्रेड के दम पर मौर्यन साम्राज्य इतना बड़ा बन पाया। अब चलते हैं रोम की तरफ। कहते हैं कि मेडिटेरेनियन सी रोमन एम्पायर का दिल था, हार्ट था। इसे वो मेयर नोस्ट्रम यानी हमारा सागर कहते थे। मेडिटेरेनियन सी ही रोम का व्यापारिक हाईवे भी था। इसके जहाज इटली से इजिप्ट तक, स्पेन से सीरिया तक चारों दिशाओं में माल ढोते थे। रोम की इकोनॉमी की एक खासियत थी करेंसी का इस्तेमाल। जी हाँ, जिस टाइम पीरियड में मौर्य काल में आहत सिक्के चलते थे,
तब रोम के लोगों के बीच में डिनारियस नाम की चांदी के सिक्कों वाली करेंसी का इस्तेमाल होता था। ये करेंसी पूरे साम्राज्य में वैलिड थी। इससे होता यह था कि ट्रेड बहुत ईजी हो गया। व्यापारी जो थे वो अरब से मसाले लाते थे, इजिप्ट से अनाज लाते थे, भारत से मोती और चीन से रेशम खरीदते थे। बदले में रोम से शराब जाती थी, कांच के बर्तन जाते थे और हथियार जाते थे। इस तरह रोमन एम्पायर मौर्यन एम्पायर की तरह खेती पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं था और सबसे ज़्यादा ट्रेड पर जुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने एग्रीकल्चर के टाइम पर बताया, रोमन इकोनॉमी का दूसरा पहलू था गुलामी। रोमन साम्राज्य के खेतों और खदानों में लाखों गुलाम काम करते थे। युद्ध में जीते गए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। इनसे मुफ्त के लेबर मिलते थे, जिससे रोम की जो समृद्धि है वो और बढ़ती थी। मगर यही गुलामी व्यवस्था बाद में रोम के लिए इनइक्वालिटी और विद्रोहों की जड़ बना, जिसने रोम को अंदर ही अंदर कमज़ोर करके रख दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौर्य इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, यानी भारत अपने ही प्रोडक्शन से काफ़ी मजबूत था, जबकि रोमन साम्राज्य पूरी तरह से बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड नेटवर्क पर बेस्ड था। अब अगर देखा जाए तो दोनों के समाज को भी कंपेयर कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य ज़्यादातर खेती पर बेस्ड था और गांव उसकी असली यूनिट माने जाते थे। जाहिर है कि इस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मौजूद था, लेकिन इसी टाइम पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार खूब हुआ। खासकर अगर अशोक के टाइम पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के प्रसार ने समाज को थोड़ी खुली छूट दी। बौद्ध धर्म ने बराबरी और अहिंसा का संदेश दिया। इसी से अशोक ने बौद्ध धर्म की नीति बनाई। इसमें सहिष्णुता और करुणा पर काफ़ी जोर दिया गया। इसी तरह शहरों में व्यापारी, कारीगर और दस्तकार बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे जो शहर थे, ये इंटरनेशनल ट्रेड के बड़े सेंटर थे। महिलाओं की कंडीशन एवरेज थी, उन्हें शिक्षा और धार्मिक कामों में कुछ जगह मिली, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली। मौर्य काल की जो आर्ट थी और आर्किटेक्चर थी वो भी खास थी। अशोक के सिंह स्तंभ और चक्र जो थे वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि मोरालिटी के मैसेज देने का सिंबल भी थे। आज का भारत भी इन्हें अपने राष्ट्र चिन्ह और ध्वज में अपनाता है, जो कि आप जानते हैं अशोक चिन्ह और जो अशोक चक्र है। अब अगर रोम साम्राज्य की बात करें तो वहाँ साम्राज्य जो है वो क्लियर कट क्लासेस में बटा था। अमीर जमींदार और अभिजात वर्ग, जिनको कि पैट्रिशियन कहा जाता था, साधारण नागरिक प्लेबियंस कहलाते थे, और इनके बीच में संघर्ष चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे जो कॉमन लोग थे उनको भी अधिकार मिलने शुरू हो गए थे रोम में। रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत फिर से मैं बताऊंगा गुलामी थी। युद्ध में जीते गए लोग गुलाम बनाए जाते थे और अमीर घरों या खेतों में काम करते थे। एक अंदाजा लगाया जाता है कि 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो गुलाम थी। रोम का जो कल्चर था वो भी बहुत ज़्यादा रिच था। इसमें एक बहुत बड़ी संरचना मानी जाती है कोलोसियम की। बहुत ज़्यादा मजबूत उनकी सड़कें होती थी, इंजीनियरिंग जो है, ये सब इनका सबूत है। धर्म में शुरुआत इनके यहाँ बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवताओं को मानने से हुई, लेकिन बाद में इनका ईसाई धर्म राजधर्म बन गया, जो आगे चलकर यूरोप की आत्मा भी बन गया। देखा जाए तो मौर्य समाज ने नैतिकता और धर्म पर जोर दिया, जबकि रोमन समाज ने कानून और क्लास सिस्टम और इंजीनियरिंग, इन सब से मॉडर्न वेस्टर्न सभ्यता की नींव रखी। अब दोस्तों, आखिर में सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि कैसे इन दोनों का पतन हुआ, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे कोई साम्राज्य कितना भी महान क्यों ना हो, कितनी ही उसके अचीवमेंट्स क्यों ना हो, उसका एक दिन पतन तय है। मौर्य और रोमन, इन दोनों साम्राज्यों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन दोनों ही अंत में बिखर गए। फर्क सिर्फ इतना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ, जबकि रोम साम्राज्य का पतन सदियों तक चलता रहा। अशोक महान के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसे संभालना मुश्किल होता गया। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे और प्रशासन पर बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ने लगा। दूसरी तरफ दक्षिण और उत्तर पश्चिम में लोकल जो रूलर्स थे वो आज़ाद होने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 50 साल के अंदर साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। साल 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। सोचने वाली बात है कि चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों वाला साम्राज्य सिर्फ 137 साल यानी 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ही टिक पाया। वहीं देखा जाए तो रोम की कहानी बहुत अलग है। ये साम्राज्य लगभग 500 साल 27 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी तक चला और धीरे धीरे गिरता गया। इसकी बड़ी वजहें थी, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन, नेताओं की विलासिता, अच्छा खासा टैक्स, इकोनॉमिक स्ट्रगल या संकट, लगातार बर्बर आक्रमण। जर्मनिक कबीलों जैसे कि विस्गॉथ्स और वेंडाल्स ने रोम को कमज़ोर कर दिया था।
476 ईस्वी में जर्मन नेता ओडोएसर ने सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को सत्ता से हटा दिया और वेस्टर्न रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। हालांकि इसी जगह पर ईस्टर्न हिस्सा यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य 1453 तक जीवित रहा। इस तरह से रोमन साम्राज्य मौर्यों से ज़्यादा टाइम तक चलता रहा। अब दोस्तों आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कि इन दोनों में ज़्यादा महान कौन था। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक बात तो समझ आई होगी, ये जवाब इतना आसान नहीं है। अगर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल एक्सपेंशन को देखें तो आपको मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा और महान नजर आएगा। लेकिन अगर आप रीजनल एक्सपेंशन, मिलिट्री पावर और ग्लोबल इम्पैक्ट को देखें तो रोम का साम्राज्य ग्रेटनेस की नेक्स्ट लेवल पर दिखता है। अब दोस्तों यही हिस्ट्री है। महानता केवल इस बात से तय नहीं होती है कि कौन सा एम्पायर कितना बड़ा था, कितना ताकतवर है, कितनी सेना है, बल्कि इस एम्पायर की ग्रेटनेस को समझने के लिए उनकी आइडियोलॉजी, उनके कल्चर और उनके एम्पायर के इम्पैक्ट को भी देखना होता है। यही वजह है कि मौर्य और रोमन दोनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को बदला। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा महान एम्पायर था। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए